नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने प्रत्यय के अंतर्गत क्षत्रिय प्रत्यय के बारे में जाना था। आज हम शानच जो प्रत्यय है हमारा उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शानच प्रत्यय। शानच प्रत्यय, अब देखिए कल हमने सूत्र पढ़ा था लटः क्षत्रिय शानचाव प्रथमा समानाधिकरणे। तो ये जो सूत्र है, इस सूत्र से दो प्रत्यय होते हैं, एक होता है क्षत्रिय और एक होता है शानच। तो क्षत्रिय प्रत्यय के बारे में हमने कल अध्ययन कर लिया था। आज हम चर्चा कर रहे हैं शानच प्रत्यय को लेकर के। तो देखिए शानच प्रत्यय जो होता है उसका सूत्र क्या आता है? सूत्र है लटः क्षत्रिय शानचाव प्रथमा समानाधिकरणे। क्षत्रिय शानचाव प्रथमा समानाधिकरणे, ये सूत्र आता है शानच प्रत्यय को लेकर के। अब देखिए स्थिति है वही, दूसरा जो सूत्र आता है हमारा वो क्या होता है? तौ सत। तौ से तात्पर्य है हमारा क्षत्रिय और शानच, इन दोनों प्रत्यय से तात्पर्य है। तो तौ का मतलब है क्षत्रिय और शानच, अर्थात क्षत्रिय और शानच को क्या कहा जाता है? सत कहा जाता है। अब देखिए शानच प्रत्यय के बारे में, लट है लट लकार में। तो हमने कल भी पढ़ा था क्षत्रिय प्रत्यय भी किस में होता है? लट लकार में होता है। लट लकार अर्थात वर्तमान की स्थिति को बताने के लिए। तो शानच प्रत्यय के लिए भी यही प्रयोग होगा कि वर्तमान की स्थिति को बताने के लिए, अर्थात लट लकार में शानच प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए दोनों में अंतर कैसे है? क्षत्रिय प्रत्यय भी लट लकार के रूप में काम में आता है और शानच प्रत्यय भी लट लकार में ही काम में आता है। तो देखिए दोनों में अंतर क्या है कि कल हमने किया था क्षत्रिय प्रत्यय यदि परस्मैपदी धातुएं होती हैं तो उनके लिए तो हम क्या करते हैं? क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। और जो आत्मनेपदी धातुएं हैं उनके साथ में हम क्या करेंगे? शानच प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो दोनों में यही अंतर है। लट लकार में दोनों प्रयोग में लाए जाते हैं, वर्तमान की स्थिति को बताने के लिए दोनों काम में लाए जाते हैं, लेकिन अंतर कहाँ है? परस्मैपदी धातुओं के साथ में क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग होता है और आत्मनेपदी धातुओं के साथ में शानच प्रत्यय का प्रयोग होता है। अब आत्मनेपदी जैसे होती है, सेव धातु है, इक्ष धातु है, क्री धातु है, तो इस प्रकार की धातुएं कैसी कही गई हैं? आत्मनेपदी कही गई है। तो आत्मनेपदी धातुओं के साथ में हम शानच प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो ये स्थिति है। अब देखिए शानच जो प्रत्यय है उसमें चय की संज्ञा होकर के लोप हो जाता है और शय की संज्ञा होकर के उसका लोप हो जाता है। तो क्या शेष रहता है? केवल आन शेष रहता है। तो शानच प्रत्यय में क्या शेष रहता है? आन शेष रहता है। शय की संज्ञा हो जाती है और चय की संज्ञा हो जाती है और इत संज्ञा हो जिसकी होती है उनका लोप हो जाता है। तो यहाँ क्या शेष बचा? केवल आन शेष रहता है। तो शानच प्रत्यय में आन शेष रहता है। और आगे देखिए जो नियम है हमारे, शानच प्रत्यय में शय की इत संज्ञा हो रही है, इसलिए क्या कहा जाता है? शित कहा जाता है। जहां पर शय की इत संज्ञा हो वो क्या कहा जाता है? शित कहा जाता है। जहां कै की इत संज्ञा होगी वहां क्या हो जाएगा? कित हो जाएगा, ठीक है ना। जहां न्य की इत संज्ञा होगी वहां क्या हो जाएगा? नित हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ शय की इत संज्ञा हो रही है तो ये क्या कहा जाएगा? सित होगा। तो सित होने से यह शानच प्रत्यय कैसा हो जाता है? सार्वधातुक कहा जाता है। सित होने से शानच प्रत्यय कैसा कहा जाएगा? सार्वधातुक कहा जाएगा। और सार्वधातुक यदि होता है तो उसके साथ में हम किसका आगम करते हैं? शप का आगम करते हैं। सार्वधातुक होने से हम धातु और जो हमारा प्रत्यय है उसके मध्य में किसका आगम करेंगे?
शप का आगम करेंगे। और शप में क्या शेष रहता है? पैकित संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा, शैकित संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा। तो क्या बचा? केवल ए बचता है। तो सिद्ध होने से सार्वधातुक कहा जाएगा, और सार्वधातुक होने पर हम धातु और प्रत्यय के मध्य में शप का आगम करते हैं, और शप में क्या शेष रहता है? ए शेष रहता है। अगला नियम देखिए, सानच प्रत्यय परे रहते। अब प्रत्यय हम कौन सा कर रहे हैं? सानच कर रहे हैं। तो सानच प्रत्यय परे रहते अकारांत, अकारांत का मतलब क्या हो गया? ए अंत में है जिसके ऐसी धातु। अकारांत धातु को, अकारांत धातु से मुख का आगम होता है। अकारांत धातु से मुख का आगम होता है। अब देखिए, धातु यदि कैसी हो? ए अंत वाली हो, यहां प्रत्यय होगा जो कि कौन सा होगा? सानच होगा। ए अंत वाली यदि कोई धातु है तो धातु और प्रत्यय के मध्य में हम किसका आगम करेंगे? मुख का आगम करेंगे। और मुख में क्या शेष रहेगा? कैकित संज्ञा होकर के लोप हो गया, उकित संज्ञा होकर के लोप हो गया, तो केवल मैं बचता है। तो हम धातु और प्रत्यय के मध्य में मुख का आगम करेंगे जिसका केवल मैं शेष रहता है। तो ये हमारा एक नियम है। अगला, और फिर बात आती है, सानच प्रत्यय परे रहते धातु की उपधा में स्थित, धातु की उपधा में स्थित री को अर एवं ई को ए गुण आदेश होता है, गुण आदेश होता है। धातु की उपधा में स्थित अर्थात प्रारंभिक जो स्वर है उसमें यदि री है तो उसके स्थान पर हम क्या कर देंगे? अर कर देंगे। और धातु की उपधा में यदि ई है तो उसको हम क्या कर देंगे? ए कर देंगे। और ये दोनों रूप किसके हैं? गुण के रूप है, अर्थात हम गुण आदेश ऐसा करेंगे। तो ये कुछ नियम आते हैं हमारे सानस प्रत्यय को लेकर के। तो देखिए, सानस प्रत्यय को अब हम इन नियमों के आधार पर ही स्पष्ट करते हैं कि सानस प्रत्यय से युक्त शब्द का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए, और देखिए पहले हम इसकी पहचान को जान लेते हैं कि हम कोई शब्द लिखा हुआ है कि उसमें कैसे पहचाने कि उसमें सानच प्रत्यय है। तो देखिए, पुल्लिंग का कोई शब्द होगा तो और उसमें सानच प्रत्यय जुड़ा होगा तो हम कैसे पहचानेंगे? स्त्रीलिंग का कोई शब्द होगा उसमें सानच प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो कैसे पहचानेंगे? और नपुंसकलिंग का कोई शब्द है और उसमें सानच प्रत्यय जुड़ा है तो कैसे पहचानेंगे? तो देखिए, इनकी ध्वनियाँ, अंतिम ध्वनि को ही पहचानेंगे क्योंकि प्रत्यय जो होते हैं वो अंत में जुड़ते हैं, इसलिए अंतिम ध्वनि को देख करके हम उसमें प्रत्यय की पहचान करते हैं। तो पुल्लिंग का यदि कोई शब्द होता है और सानच प्रत्यय उसमें जुड़ा है तो अंतिम ध्वनि होगी आन है। स्त्रीलिंग का कोई शब्द है, सानच प्रत्यय उसमें जुड़ा हुआ है तो अंतिम ध्वनि होगी आना। और नपुंसक लिंग का कोई शब्द है और सानच प्रत्यय उसमें जुड़ा है तो अंतिम ध्वनि होगी आनम। तो आना है, आना, आनम। तो ये सानच प्रत्यय को लेकर के कुछ पहचान है। तो शब्द को देख करके हम पहचान कर सकते हैं कि उसमें अंतिम ध्वनि कैसी है, तो बता देंगे कि उसमें कैसा प्रत्यय है। तो सानस प्रत्यय को लेकर के ये पहचान है। आन है पुल्लिंग का होगा, आना स्त्रीलिंग का होगा और आनम नपुंसक लिंग का होगा। अब देखिए, अब हम करते हैं उदाहरणों को। हमारे पास है रुद्ध धातु है और सानच प्रत्यय है। रुद्ध धातु, सानच प्रत्यय। तो देखिए, हमें पता है कि सानच प्रत्यय में क्या शेष रहता है? यहाँ चैकित संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा और यहाँ शैकित संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा। क्या बचा? केवल आन बचा। तो देखिए, ये स्थिति बन गई रुद्ध प्लस आन। यहाँ पर शै की क्या हुई है? इत संज्ञा है। शैकित संज्ञा हुई तो ये क्या हो गया?
शित हो गया। शित होने से ये क्या कहा जाएगा? सार्वधातुक कहा जाएगा। और सार्वधातुक होने से क्या होगा? धातु और प्रत्यय के मध्य में हम क्या करेंगे? शप का आगम करेंगे। देखिए स्थिति क्या बनेगी? रुद्ध प्लस शप प्लस आन, ये स्थिति बन गई। अब देखिए शप में क्या शेष रहेगा? पे कित संज्ञा होकर के लोप हो गया, से कित संज्ञा होकर के लोप हो गया, क्या हुआ? केवल ए बचा। तो अब हमारे पास स्थिति क्या बन गई? रुद्ध प्लस ए प्लस आन, इस प्रकार की स्थिति बनी। अब देखिए हम इनका वर्ण सम्मेलन करें तो देखिए द आधा है और आगे ए स्वर है तो ये आकर के मिलेगा। तो स्थिति क्या बन जाएगी? रु द पूरा हो जाएगा प्लस आन, ये स्थिति बन गई। अब देखिए हमारा नियम क्या था कि सानच प्रत्यय परे, सानच का ही आन बचा हुआ है तो सानच प्रत्यय है। सानच प्रत्यय परे रहते आकारांत धातु को मुख का आगम होता है। तो यहाँ देखिए ए अंत में है। अब तो ये अकारांत धातु है तो हम क्या करेंगे? धातु और प्रत्यय के मध्य में किसका आगम करेंगे? मुख का आगम करेंगे। तो देखिए स्थिति क्या बनेगी? रुद्ध प्लस मुख प्लस आन, ये स्थिति बनी। अब देखिए मुख में क्या शेष रहेगा? कै कित संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा और ऊ कित संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा। तो क्या बचा? केवल मैं बचा। तो स्थिति क्या बन के देखिए? रुद्ध प्लस मैं प्लस आन, ये स्थिति बनी। देखिए मैं पूरा नहीं होगा, मैं आधा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें से स्वर निकल गया तो बचने वाला अक्षर आधा होता है। तो ये स्थिति बन गई। अब हम इनका क्या करेंगे? वर्ण सम्मेलन करेंगे। तो देखिए स्थिति क्या बनेगी? रुद्ध मैं आधा है, आगे आ स्वर है, आकर के मिलेगा तो माँ बन जाएगा और ये न होगा। विभक्ति कार्य करेंगे अर्थात पुल्लिंग में बनाएंगे तो रुद्ध मान है, स्त्रीलिंग में बनाएंगे रुद्ध माना और नपुंसकलिंग में बनाएंगे तो रुद्ध मानम। इस प्रकार से शब्द बन जाता है। तो हम पुल्लिंग में बनाए यदि तो ये क्या बन जाएगा? रुद्ध मान है। तो इस प्रकार से ये शब्द बनता है। सानच प्रत्यय परे रहेगा तो इस प्रकार से हम शब्द बनाते हैं। तो पेपर में आपसे क्या पूछा जाए? यदि तौ सत ऐसा सूत्र दे दिया जाए या फिर लट है क्षत्रिय सानचाव प्रथमा समानाधिकरणे, इस प्रकार से दे दिया जाए तो आपको सूत्र की व्याख्या बतानी होती है और एक या दो उदाहरण के द्वारा हमें सिद्ध करना होता है। दूसरा तरीका क्या है? प्रश्न का क्या होगा कि आपको रुद्ध प्लस सानच इस प्रकार से आपको देगा तो आपको बताना है कि क्या शब्द बनेगा। तो आप ये इस प्रकार से शब्द को बना करके दिखा सकते हैं। तीसरा प्रश्न क्या होता है कि आपके सामने इस तरह से शब्द देगा और आपसे वहाँ प्रकृति और प्रत्यय पूछेगा। प्रकृति का मतलब मूल धातु है और प्रत्यय का मतलब कौन सा प्रत्यय उसमें जुड़ा हुआ है। तो देखिए प्रत्यय की पहचान तो हम अंतिम ध्वनि से कर सकते हैं और जो बचा हुआ है वो उसकी क्या हो जाएगी? प्रकृति अर्थात मूल धातु हो जाएगी। और धातु हमेशा हलंत में होती है, ये चीज़ हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है ना? दो अक्षरों की जो भी धातु होगी तो अंतिम अक्षर उसका हलंत में ही होगा। तो इस प्रकार ये शब्द बनता है रुद्धमान है। और उदाहरण देखिए, इक्ष धातु और सानच प्रत्यय। तो देखिए क्या स्थिति बनेगी? सानच प्रत्यय में क्या शेष रहता है? केवल आन शेष रहता है। तो स्थिति क्या बन गई हमारी? इक्ष प्लस आन। अब यहाँ शित है, शैकित संज्ञा हुई है तो किसका आगम करेंगे? शप का आगम करेंगे। तो स्थिति क्या बन जाएगी हमारी? इक्ष प्लस शप। अब देखिए शप में क्या शेष रहेगा हमारा? ए शेष रहेगा। ए हमने यहाँ लिख दिया ब्रैकेट में और आगे क्या बचा हुआ है? आन बचा हुआ है। अब देखिए यहाँ ए है, पीछे आधा अक्षर है तो ए आकर के मिलेगा, वर्ण सम्मेलन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? इक्ष प्लस आन, ये स्थिति बन जाएगी। अब देखिए धातु कैसी हो गई? ए अंत वाली हो गई। तो ए अंत वाली हो गई तो हम क्या करेंगे? धातु के और प्रत्यय के मध्य में मुख का आगम करेंगे और मुख में क्या शेष रहता है? मैं शेष रहता है, उसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया और प्लस आन। इस प्रकार से बन गया। अब हम इनका वर्ण सम्मेलन करेंगे। तो वर्ण सम्मेलन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? इक्ष मान, इस प्रकार से बनेगा। लेकिन देखिए अंत में न है और उससे पहले
रसाभ्याम नोणय, ये सूत्र काम कर रहा है कि री रे और मूर्धन्य श यदि पहले हो और उसके बाद में यदि न होता हो तो न अणय में बदल जाएगा। तो यहाँ देखिए क्षय, क्षय में क और मूर्धन्य श ये मिलकर के क्षय का निर्माण करते हैं। तो मूर्धन्य श पहले आ गया तो ये न किस में बदल जाएगा, अणय में बदल जाएगा। और ये शब्द क्या बन जाएगा, इक्षमाण। और पुल्लिंग में बनाएंगे तो ये बन जाएगा इक्षमाण है। स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो इक्षमाणा और नपुंसक लिंग में बनाएंगे तो इक्षमाणम। इस प्रकार से ये शब्द बनता है। और उदाहरण देखिए, सेव धातु है, सानच प्रत्यय है। तो देखिए सानच प्रत्यय में क्या शेष रहता है, आन शेष रहता है, क्योंकि स कित संज्ञा हो गई, च कित संज्ञा हो गई। अब यहाँ देखिए सित है, सित होने से सार्वधातुक होगी और सार्वधातुक होने से हम किसका आगम करेंगे, शप का आगम करेंगे। तो ये स्थिति बन गई। शप में क्या शेष रहता है, ए शेष रहता है। तो सेव प्लस ए प्लस आन, वर्ण सम्मेलन करेंगे तो क्या बन जाएगा, सेव प्लस आन। अकारांत धातु हो गई, अकारांत धातु हो गई तो किसका आगम करेंगे, मुख का आगम करेंगे। और मुख में क्या शेष रहता है, मैं शेष रहता है। ये स्थिति हो गई। अब हम इनका वर्ण सम्मेलन करेंगे तो ये बन जाता है सेव प्लस मान। विभक्ति कार्य करेंगे तो ये बन जाएगा सेव मानः। तो सेव मैं आधा है, आगे आ स्वर है, मैं में आ मिलेगा तो माँ बन जाएगा, न बचा हुआ है। और पुल्लिंग में बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, सेव मानः। तो सेव धातु में सानस प्रत्यय यदि हम मिलाते हैं तो क्या बनता है, सेव मानः। इस प्रकार से बनता है। और उदाहरण देखिए, वृत्त प्लस सानस प्रत्यय। तो वृत्त धातु है और सानस में क्या शेष रहा, आन शेष रहा। अब देखिए धातु किस प्रकार की है, इसकी उपधा में क्या है, री है। तो हमारा नियम क्या था, उपधा में यदि री हो और सानस प्रत्यय परे हो तो री को क्या हो जाएगा, गुण अर आदेश हो जाएगा। तो यहाँ देखिए स्थिति क्या बन जाती है, तो अर होगा तो वह आधा हो जाएगा, री को अर लिख दिया, तय बचा हुआ है और आन इस प्रकार से लिखा हुआ है। अब देखिए स कित संज्ञा हुई थी तो हम किसका आगम करेंगे, शप का आगम करेंगे। तो देखिए स्थिति क्या बनेगी, वह, इसको मिला दे पहले ही, तो वह में ए मिलेगा तो वह कैसा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। अब यहाँ देखिए र आधा है और आगे व्यंजन है तो र कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर शप का आगम करेंगे क्योंकि तय को पूरा करेंगे, क्योंकि सित है, सित होने से सार्वधातुक हो गया, सार्वधातुक है तो शप का आगम हम करते हैं। तो यहाँ देखिए स्थिति क्या बन गई, और सब में क्या शेष रहता है, ए शेष रहता है। तो इसको हमने यहाँ लिख दिया और प्लस आन, ये स्थिति बन गई। अब देखिए क्या स्थिति बनेगी, ये वह लिख दिया। अब देखिए यहाँ ए है स्वर, यहाँ तय आधा है तो ये आकर के मिलेगा तो तय पूरा हो जाएगा, ये तय पूरा हो गया। रे आधा है तो रे उसके ऊपर जाएगा, ये बन गया। अब देखिए स्थिति है ये वर्त प्लस आन। अब देखिए अकारांत धातु हो गई, अकारांत धातु होने से अब हम क्या करेंगे, इसके मध्य में मुख का आगम करेंगे और मुख में क्या शेष रहता है, मैं शेष रहता है। तो स्थिति क्या बन गई, देखिए वर्त प्लस मैं प्लस आन। तो यहाँ मैं आधा है, आगे आ स्वर है, आकर के मिलेगा तो क्या बन जाएगा, माँ बन जाएगा। और ये शब्द बनता है वर्तमान है। तो ये स्थिति हो गई वर्तमान है। तो वृत्त धातु में सानस प्रत्यय मिलाएंगे तो क्या बनता है, वर्तमान है। इसी प्रकार की एक धातु है वृद्ध धातु, उसमें यदि सानस प्रत्यय मिलाएंगे तो प्रक्रिया बिल्कुल ऐसी की ऐसी होगी और अंत में जाकर के क्या शब्द बन जाएगा, वर्धमान है। तो इस प्रकार से शब्द बन जाएगा। वृत्त धातु और वृद्ध धातु दोनों समान बनती है। तो वृत्त धातु होगी तो वर्तमान बन जाएगा और वृद्ध धातु होगी तो वर्धमान है। इस प्रकार से शब्द बन जाएगा। और देखिए उदाहरण, गम धातु है, सानस प्रत्यय है। तो देखिए गम धातु है, सानस प्रत्यय में क्या शेष रहता है, आन शेष रहता है।
अब यहाँ शय की संज्ञा हुई है तो हम किसका आगम करेंगे? शप का आगम करेंगे। तो गम प्लस शप प्लस आन, ये स्थिति बनती है। अब देखिए एक सूत्र आता है, दिवादिभ्य शयन। ये जो गम धातु है ये दिवादी गण की धातु है। तो दिवादी गण की धातु जो होती है वहाँ शप के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है? शयन आदेश हो जाता है। दिवादिभ्य शयन। तो दिवादी गण की जो धातु होती है वहाँ शप के स्थान पर किसका आगम करेंगे? शयन का आगम करेंगे। तो यहाँ शप के स्थान पर हम किसका आगम करेंगे? शयन का। तो गम प्लस शयन प्लस आन, ये स्थिति बन गई। यहाँ शयन में नय कित संज्ञा होकर के लोप हो जाता है, शय कित संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा। तो क्या बचा? केवल ये बचा। तो स्थिति क्या बच गई? गम प्लस ये प्लस आन, ये स्थिति बनी। अब देखिए वर्ण सम्मेलन करें इनका तो ये बनता है गम में प्लस आन, ये स्थिति बनी। अब देखिए धातु कैसी हो गई? आकारांत हो गई, ए अंत वाली हो गई। तो हम क्या करेंगे? मुख का आगम करेंगे। मुख का आगम करेंगे तो स्थिति क्या बन जाएगी? गम में प्लस मुख, और मुख में क्या शेष रहता है? मैं शेष रहता है, और ये स्थिति बन गई मुख प्लस आन। तो मैं शेष रहता है। अब देखिए इनका वर्ण सम्मेलन करेंगे। मैं आधा है, आगे आ स्वर है तो मैं में आ मिलेगा तो क्या बन जाएगा? माँ बन जाएगा। और ये नय बचा हुआ है, और पुल्लिंग में बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? गम में मानह। तो गम धातु में सानस प्रत्यय यदि हम मिलाते हैं तो शब्द बनता है गम में माने। क्योंकि दिवादी गण की धातु है इसलिए हम शप के स्थान पर शयन का आगम करते हैं। ठीक है, तो ये स्थिति बनती है और बनता है हमारा गम में मान है। एक और उदाहरण देखिए, शी मूल धातु क्या होती है? शिंग धातु होती है। इसमें ङ की संज्ञा होकर के सी शेष रहता है और सानच प्रत्यय है। अब देखिए स्थिति क्या बनेगी? शिंग धातु है तो सानच में क्या शेष रहता है? आन शेष रहता है, क्योंकि स की संज्ञा हो जाती है और ए की संज्ञा हो जाती है, च की संज्ञा हो जाती है। तो क्या बचा? आन शेष रहा। अब देखिए धातु कैसी है हमारी? धातु है हमारी ई की है। हमने देखा था कि अगर धातु में ई हो तो उसको गुणादेश क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो ये स्थिति क्या बन जाएगी? से प्लस आन है, से प्लस आन है। तो देखिए अब स्थिति क्या बन रही है? अयादि संधि हो रही है। यहाँ पे पहले ए है, उसके बाद में कोई असमान स्वर है, तो यहाँ कोई भी स्वर है तो ए को क्या आदेश हो जाता है? अय आदेश हो जाता है। तो स्थिति क्या बन जाएगी? से प्लस अय प्लस आन है, ये स्थिति बन गई। अब हम इनका क्या करेंगे? वर्ण सम्मेलन करेंगे। तो देखिए श आधा है, आगे ए स्वर है तो मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा? श। ये आधा है, आगे आ है स्वर तो ये बन जाता है या, और क्या बचा हुआ है? न है, तो ये बन जाता है शयान। तो शी धातु या शिंग धातु में सानच प्रत्यय यदि हम मिलाते हैं तो वो शब्द क्या बनता है? शयान। इस प्रकार से शब्द बनता है। तो देखिए आज हमने सानच प्रत्यय के बारे में जाना। उसका सूत्र क्या आता है? लट है क्षत्रि शानचाव प्रथमा समानाधिकरणे, या फिर आता है तौ सत। सानच प्रत्यय जो होता है वो लट लकार में अर्थात वर्तमान के कार्य को बताने के लिए काम में आता है। सानच प्रत्यय जो होता है वो आत्मनि पदी धातुओं के साथ में प्रयोग में लाया जाता है। सानच प्रत्यय में शैकी और चैकी इत संज्ञा होकर के लोप होने से केवल आन शेष रहता है। सित होने के कारण, क्योंकि सैकित संज्ञा होती है इसलिए वह सित कहा जाता है, और सित होने से वह सार्वधातुक हो जाता है, और सार्वधातुक होने पर हम धातु और प्रत्यय के मध्य में शप का आगम करते हैं जिसमें अशेष रहता है। इस प्रकार सानच प्रत्यय परे रहते अकारांत धातु अर्थात ए अंत वाली धातु को हम मुख अर्थात मुख का आगम करते हैं जिसमें केवल मैं शेष रहता है, और सानच प्रत्यय परे रहते धातु की उपधा में री अगर होता है तो उसको हम आर आदेश करते हैं, और यदि ई होता है तो हम उसको गुण ए आदेश
करते हैं। तो इस प्रकार ये सानच प्रत्यय के कुछ नियम थे और नियमों के आधार पर ही हमने कुछ उदाहरणों को स्पष्ट किया। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में अगला जो हमारा प्रत्यय है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।